Good morning everyone. Our today's topic is school organization. School organization दो शब्दों के मिलने से बना है, स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन. पहले हम जानेंगे कि स्कूल क्या होता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे. Then we will see the meaning of school organization. So let's take first the term school. What is school? The English word school has been derived from Swedish word skola. Skola का मतलब है a place or a building or an institution of teaching learning process before higher education. A school is an educational institution designed to provide learning spaces and learning environment for the teaching of students under the direction of trained teachers. देखिए, स्कूल एक ऐसा साधन है जिसमें बालक कुशल व्यक्तियों द्वारा सुव्यवस्थित वातावरण में सुव्यवस्थित ढंग से शिक्षा ग्रहण करने में सफल हो सकता है. स्कूल या विद्यालय एक ऐसी सामाजिक संस्था है जिसका निर्माण समाज के आदर्शों और समाज के हितों की पूर्ति के लिए किया गया है. अब समाज के आदर्शों के अनुरूप या समाज के हितों की पूर्ति के अनुरूप जिसका निर्माण किया गया है वह स्कूल है. नाउ स्कूल में जैसे हमने कहा कि छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, प्रशिक्षित अध्यापक या अध्यापकों से शिक्षा ग्रहण करने आते हैं. तो कैसी शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाती है स्कूल में? ऐसी शिक्षा जिससे कि छात्रों का संपूर्ण विकास सुनिश्चित किया जा सके, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास किया जा सके. और छात्रों के व्यक्तित्व का विकास हमें सामाजिक आवश्यकताओं को सामने रखते हुए करना होता है, सामाजिक आदर्शों के अनुरूप ही करना होता है. इनफैक्ट whenever the child will get education in the school and thereafter he or she has to go out of the school to adjust himself or herself in the society, तो उस समय छात्रों को स्कूल में या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वोकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्राप्त की गई शिक्षा इंडिविजुअल को समाज में अपना समायोजन स्थापित करने में सहायक होनी चाहिए. इस तरह की शिक्षा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में प्रोवाइड की जाती है. तो स्कूल को भी इसीलिए एक ऐसी सामाजिक संस्था माना गया है जिसमें कि छात्रों को समाज के आदर्शों के अनुरूप या समाज के हितों की पूर्ति के लिए ही शिक्षा प्रदान की जाती है. नाउ टेक द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ है गठन. गठन मीन्स वस्तुओं की व्यवस्था करना. J.B. Sears के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन या गठन क्या होता है? गठन एक ऐसा यंत्र है या एक ऐसी मशीन है जो व्यक्तियों, वस्तुओं, विचारों, धारणाओं, प्रतीकों, नियमों, सिद्धांतों या इन सब के योग से बनती है. Organization simply means the practical measures which we take to ensure that the system of work will be of the greatest possible assistance in carrying our aims and of the greatest benefit to the children. गठन या हम कहेंगे संगठन या ऑर्गेनाइजेशन, इसका तात्पर्य उन सभी व्यवहारिक साधनों से है जिन्हें अपनाकर हमें यह विश्वास हो जाता है कि इनके प्रयोग से हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक से अधिक सहायता प्राप्त होगी और उनसे हमारे बच्चों को, छात्रों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकेगा. नाउ सी, स्कूल में छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है उनके व्यक्तित्व के विकास हेतु. ये स्कूल का उद्देश्य है. ये स्कूल एक संस्था के रूप में जिसका निर्माण किया जाता है उसका उद्देश्य है छात्रों के व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास करना. अब छात्रों के व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास के लिए हमें स्कूल में, विद्यालय में विभिन्न वस्तुओं का, विभिन्न व्यक्तियों का, विभिन्न विचारों, धारणाओं, सिद्धांतों का संगठन करना पड़ता है. इन्हें गठित करना पड़ता है सो दैट इन सभी साधनों की सहायता से, साधन जैसे ह्यूमन रिसोर्स हो गया,
फिजिकल रिसोर्सेज हो गया, और आइडियाज और प्रिंसिपल्स हो गए। इन सभी साधनों की सहायता से, इन सभी इक्विपमेंट से, इन सभी प्रिंसिपल्स और आइडियोलॉजी का प्रयोग करके जब हम अपने स्कूल के उद्देश्य को प्राप्त करने में हमें सहायता मिलती है, जब हम इन सिद्धांतों का पालन करके, अपना करके, इन साधनों का प्रयोग करके स्कूल के उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, मीन्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ऑर्गेनाइजिंग द स्कूल इफेक्टिवली। अब स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सिद्धांत होते हैं, स्कूल को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। नाउ लेट्स थ्रो लाइट अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला सिद्धांत जो है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का वो है टू प्रिपेयर एन एनवायरमेंट फॉर एन ऑल राउंड डेवलपमेंट। देखिए, अभी हमने बात की कि स्कूल इज अ प्लेस वेयर द स्टूडेंट्स आर बीइंग एजुकेटेड by the trained teacher or teachers so as to build their personality, so as to develop their all round personality। अब बच्चों के व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास के लिए स्कूल में हमें ऐसा वातावरण प्रदान करना है जिससे हम उनका चहुमुखी विकास सुनिश्चित कर सके। अब बच्चों के ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत विभिन्न पहलू आते हैं। उनका शारीरिक पहलू आता है, उनका बौद्धिक पहलू आता है, सामाजिक पहलू आता है, इमोशनल एस्पेक्ट आता है, उनका सोशल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, मॉरल एस्पेक्ट। ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड, दीज आर टू बी डेवलप्ड इन द स्कूल। तो ये इन सभी व्यक्तित्व के इन सभी पहलुओं का विकास कैसे हो पाएगा, जब हम इन सभी पहलुओं के विकास हेतु अकॉर्डिंगली क्रियाएं करवाएंगे, शैक्षिक या को करिकुलर एक्टिविटीज करवाएंगे। तो उन सभी शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के लिए और पाठ्य क्रियाओं के आयोजन के लिए या पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन के लिए हमें ऐसा स्वस्थ वातावरण और कंजीनियल वातावरण बनाना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, जिससे कि हम बच्चे के ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को सुनिश्चित कर सके। नेक्स्ट प्रिंसिपल दैट वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग द स्कूल इफेक्टिवली, दैट इज इंटीग्रेशन बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स। अब देखिए, भौतिक और मानवीय संसाधनों का समन्वय स्थापित करना बहुत ही आवश्यक है अगर हम स्कूल को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने की बात करते हैं। जैसे हमने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है व्यक्तियों को, वस्तुओं को, मीन्स अलग अलग साधनों को सही तरीके से संगठित करना, जिससे कि हम अपने कोई भी संस्था अपने उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके। अब स्कूल का उद्देश्य है छात्रों का चहुमुखी विकास करना, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना। अब छात्रों के व्यक्तित्व के विकास के लिए ऑब्वियसली मानवीय संसाधनों की भी आवश्यकता होती है और भौतिक संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। मोरओवर, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, आइडियोलॉजीज हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, इनकी भी आवश्यकता होती है। सो इन सभी भौतिक संसाधनों में भी मानवीय संसाधनों के अंतर्गत आता है टीचर्स, एचओडीज, मुख्याध्यापक जो स्कूल का होता है, अलग अलग शिक्षक वर्ग सभी आते हैं इसमें, सभी सब्जेक्ट्स से कंसर्न सब्जेक्ट टीचर्स आते हैं, मोर ओवर पेरेंट्स आते हैं, मोर ओवर कम्युनिटी मेंबर्स आते हैं, और इवन स्टूडेंट्स जो भी बच्चों के व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करते हैं, वो सभी मानव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और भौतिक संसाधन में आता है स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल के बिल्डिंग, क्लासरूम्स, लाइब्रेरीज, लैबोरेटरीज, वर्कशॉप्स, मोरओवर जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, लैब्स के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, या लाइब्रेरी में जो बुक्स होती हैं, या स्पोर्ट्स रूम होता है, स्पोर्ट्स रूम में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स होती हैं, प्लेग्राउंड आदि, ये सभी के सभी साधन भौतिक रिसोर्सेज में आते हैं, भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। तो जो भी मानवीय संसाधन स्कूल में, जिन मानवीय संसाधनों की आवश्यकता होती है और जिन भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, और जिन नियमों का हमको पालन करना होता है स्कूल में बच्चों को शिक्षित करने के लिए, जिन सिद्धांतों को अपनाना होता है, जिन अवधारणाओं को अपनाना होता है, इन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन या इंटीग्रेशन होना बहुत आवश्यक है। तभी स्कूल को सही तरीके से हम संगठित कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टू डिटरमाइन द different materials or the equipments
or the resources of school taking into account the needs of the society. समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर स्कूल की सामग्री या संसाधनों को निर्धारित करना। अब देखिए, समाज की आवश्यकताओं के अनुसार हमने यहां बात की है। अब बच्चों को शिक्षित करने के लिए, जैसे हमने कहा कि स्कूल को जो है वो समाज का दर्पण भी माना जाता है। स्कूल इज कंसिडर्ड एज द मिरर ऑफ द सोसाइटी। और स्कूल में जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है वो सामाजिक आदर्शों के अनुरूप दी जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें स्कूल में अलग अलग इक्विपमेंट्स, अलग अलग रिसोर्सेज या सामग्री को निर्धारित करना होता है, सो दैट कि हम वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें। अब इसके अंतर्गत हमें बच्चों को शिक्षित करना है। क्यों? क्योंकि वो समाज में अपना सही समायोजन कर सकें, स्वयं को समाज में बेटरली एडजस्ट कर पाएं, अपना विकास सुनिश्चित कर सकें, खुद वो इंडिपेंडेंट हो जाएं, खुद वो अर्निंग स्किल्स को सीख सकें और समाज के विकास में भी अपना योगदान सुनिश्चित कर सकें और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इस तरह से समाज का विकास कर सकें और देश के विकास में भी अपना योगदान सुनिश्चित कर सकें। तो इसके लिए ऑब्वियसली हमें जिन जिन साधनों की, जिन जिन इक्विपमेंट्स की स्कूल में आवश्यकता है, सो दैट कि बच्चे का चहुमुखी विकास सुनिश्चित किया जा सके, सो दैट कि बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब वो स्कूल से बाहर निकलता है तो समाज में अपना सही समायोजन स्थापित कर सके। तो उन सभी साधनों को इकट्ठा करने की, निर्धारित करने की, सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। देखिए, कोऑपरेशन के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। अब जैसे हमने कहा कि स्कूल में हमें विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं, विचारों, सिद्धांतों आदि में संगठन करने की आवश्यकता होती है। तो स्कूल में सिर्फ और सिर्फ एक या दो व्यक्ति ही नहीं होते हैं। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इट इज अ टीम वर्क। यहाँ पे छात्रों के चहुमुखी विकास के लिए हमें उन्हें विभिन्न विषय वस्तु के बारे में ज्ञान देना होता है। तो विभिन्न विषय वस्तु के कंसर्न्ड टीचर्स को अपॉइंट करना होता है और कंसर्न टीचर्स अपनी विषय वस्तु के संदर्भ में विभिन्न क्रियाओं का आयोजन करता है, विभिन्न फिजिकल रिसोर्सेज का यूज करके, टीचिंग एड्स का यूज करके विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द स्कूल और आउटसाइड ऑफ द स्कूल, जहां भी संभव हो सके कि बच्चों को हमें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है। तो इन ऐसी सभी गतिविधियों का आयोजन स्कूल में करना पड़ता है। तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है? जब स्कूल के सभी तत्वों में, स्कूल के सभी अंगों में आपस में कोऑपरेशन की भावना हो। तो विदाउट कोऑपरेशन इट इज इम्पॉसिबल। अगर स्कूल का हेड चाहता है कि मैं अकेले स्कूल को अपलिफ्ट कर लूंगा, अकेले ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की डेवलपमेंट पॉसिबल कर पाऊंगा, सो इट इज इम्पॉसिबल। HOD of the institution has to seek, he or she is there always to seek the cooperation of the teachers because it is a teamwork. So HOD must cooperate the teachers, teachers must cooperate the HODs, teachers must cooperate within themselves, teachers must cooperate with the students, parents as well as different community member. ओनली देन, जब सभी कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे, सभी का आपस में एक दूसरे के लिए सहयोग रहेगा, तो स्कूल में शिक्षा प्रदान करने का जो एक उद्देश्य है, बच्चों का चहुमुखी विकास, उसे सुनिश्चित किया जा सकेगा। नाउ प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी, लचीलेपन का सिद्धांत। अब देखिए, स्कूल को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें लचीलेपन के सिद्धांत को भी अपनाना होता है। लचीलापन मीन्स स्कूल के, जैसे हमने कहा कि जो स्कूल को चलाने के लिए, स्कूल के संचालन के लिए हमें विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं, विचारों, सिद्धांतों आदि में संगठन करना पड़ता है, इनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो जो ट्रेडिशनल हमारे टीचर्स थे या ट्रेडिशनल हमारी चीजें, मटेरियल्स, फिजिकल इक्विपमेंट्स के अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं जो ट्रेडिशनली हम यूज कर रहे थे, और जो आइडियोलॉजीज, जो प्रिंसिपल्स, जो मैथडोलॉजीज, जो कंटेंट हमारा अभी तक चला आ रहा था, उसी को हमको अभी भी बना के रखना है। तो ऐसी विचारधारा स्टैटिक विचारधारा होती है,
रिजिड विचारधारा होती है, तो ये स्टैटिक और रिजिड जो सोच है इसको हमको बदलना है, हमें इसमें ट्रांजिट लाना है, हमें इसमें बदलाव करना है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि स्कूल एक ऐसा प्लेस है, स्कूल एक ऐसी संस्था है जहां पर कि बच्चों को सामाजिक आदर्शों के अनुरूप और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान की जाती है। तो प्रेजेंट डे सिनेरियो की अगर हम बात करें तो schools are meant to build the personality of the students, to make them able to be betterly adjusted in the society, to make them skillful, so as to earn their livelihood, so as to help their family members, so as to help the society as well as the nation. तो आज की जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य की हम बात करें तो ड्यू टू द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किस चीज की आवश्यकता है? अब हमको ट्रेडिशनल मेथड्स या ट्रेडिशनल कंटेंट के साथ या ट्रेडिशनल अप्रोचेस, टीचिंग लर्निंग की जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं उन्हीं के साथ स्टिक होने की जरूरत नहीं है। एज टीचर हमें अपने आप को बदलना है। क्यों? क्योंकि समाज की आवश्यकता है कि इस जो ये औद्योगिक युग है, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत अधिक मात्रा में प्रचार प्रसार बढ़ गया है, मॉडर्नाइजेशन की वजह से बच्चों को हमको इस कदर बनाना है कि वो आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपने समाज में अपने आप को बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट कर सके और अपना योगदान अपने विकास के लिए, समाज के और देश के विकास के लिए दे सके। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के इस युग में बच्चे सही तरीके से अपने आप को समाज में एडजस्ट कर सकें, जितने भी नई नई इनोवेशंस हैं उन्हें वो जान सके, उनके प्रयोग के बारे में जान सके, उनकी प्रोसेसिंग, उनका आउटपुट क्या होगा उसके बारे में जान सकें, उनके पॉजिटिविटी, उनकी नेगेटिविटी पर प्रकाश डाल सकें। तो इस तरह से हमें टाइम के अकॉर्डिंग, हमको सामाजिक आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को भी, अपने टीचिंग एम को भी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एज वेल एज द इवैल्यूएशन प्रोसेस, एवरीथिंग नीड्स टू बी